अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है निम्रा की, जो अपने मंगेतर के होते हुए किसी ऑफिसर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। फिर वो अजनबी कैसे उसकी जिंदगी तबाह करता है, क्या वो शादी करेगा या नहीं, उसके मंगेतर का क्या बनेगा, क्या होगा इस मोहब्बत का अंजाम, या ये कहिए कि इस बेवकूफ़ी की क्या सज़ा मिलेगी निम्रा को, ये सब बताएंगे आज की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारा घराना एक पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ के रस्म रिवाज बड़े सख्त थे। वालिद की वफ़ात के बाद चचा ने हमें पाला। मेरी जिंदगी कभी भी खुशगवार नहीं थी। पहले बाप मर गया, फिर मेरी माँ ने साथ छोड़ दिया। लेकिन जो मेरे साथ जंगल के बाबूजी ने किया, उसने तो मेरी रूह मेरे से छीन ली, अपनी तहवील में ले लिया कि अब वही हमारे सरपरस्त थे। उन दिनों मैं 13 साल की थी। वालिदा में बेवगी का दुख सहने की हिम्मत न थी। वो अपने शौहर की जुदाई का गम भुला नहीं पाती थी। रफ्ता रफ्ता खुद से गाफिल रहने लगी। हफ्तों हाथ मुंह धोना और कपड़े तक बदलना याद ना रहते थे। कई कई दिन खाना खाती, ना पानी पीती, अकेले में बैठकर खुद से बातें करती रहती थीं। एक रोज बगैर बताए घर से निकल गईं और पहाड़ी पर चढ़ने लगीं, जहां चश्मा था और वहां लड़कियां पानी भरने जाती थीं। चश्मे पर अम्मी का पैर फिसल गया और वो लुढ़कती हुई खाई में जा गिरी। उस वक्त हमारे मोहल्ले की 2 लड़कियां मशकीज़े भरकर घर को लौट रही थीं। उन्होंने मेरी माँ को गिरते देख लिया था। अपने मशकीज़े वहां फेंक कर वो दौड़ी हुई घर को आईं और दादी को इत्तला दी कि आपकी बहू खाई में गिर गई है। चचा और उनका बेटा सारिम काम के सिलसिले में गए हुए थे। दादी ने करीबी रिश्तेदारों को खबर की और वो मेरी माँ का हाल मालूम करने खाई की तरफ निकल गए। दादी रानी दरअसल मेरी दादी की बहन थी। वो बूढ़ी और बेऔलाद थीं, लिहाजा अब हमारे पास रहती थीं। वो वालिदा के लिए अजहद परेशान थीं। उन दिनों फ़ोन आम नहीं थे और मेरे चचा हमको बताकर भी ना जाते थे कि कौन से इलाके की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने कारोबारी मसलों को मर्दों का मसला समझते थे। हमारा उनसे राब्ता मुमकिन न था। मैं माँ के सलामत आने की दुआएं कर रही थी, लेकिन खाई माँ को निगल गई। उनको इतनी गहराई में उतरकर ना तो कोई निकाल सका और ना मैं उनका आखिरी दीदार ही कर सकी। जब चचा और सारिम लौटे, इस वाक़े को हुए कुछ रोज गुजर चुके थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। चचा ने रस्सों की मदद से दिक्कतों से कुछ लोगों को खाई में उतारा, लेकिन उन्होंने दूर से ही देख लिया था कि मेरी माँ का जस्दे खाकी सलामत ना रहा था। पहाड़ी जानवरों ने उनके तने मुर्दा को खा लिया था। माँ तो दागे मफारकत दे गई। अब मैं बूढ़ी दादी की गोद में सर रखकर सिसकती रहती थी। वो मुझको माँ जैसा प्यार करती थी। सारिम को भी समझाती थीं कि इन दिनों मुझको बिल्कुल तंग ना करे। वो जब भी मुझसे कोई काम करवाने की कोशिश करता, मैं तंग हो जाती। जी ना चाहता कोई काम करूं, वो मुझे सताने लगता। तब दादी उसको मारने को लकड़ी उठा लेती। मुझे अपना ये चचाजाद बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसको हर किसी पर हुक्म चलाने की आदत थी। उसकी माँ भी बचपन में फौत हो गई थी। दादी रानी ने ही उसको पाला था। वो उस पर शिकरे की तरह नजर रखती थी, तभी वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। मुझको दादी भी मोहल्ले की लड़कियों के साथ बाहर जाने से नहीं रोकती थी, क्योंकि जहां हम रहते थे वहां बाहर के मर्द नहीं आते थे। बकरियां चराना, पानी लाना और ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना हमारी जिम्मेदारी होती थी। जिन पहाड़ों पर हम लकड़ियां इकट्ठी करती थीं, वहां का एक मुहाफिज हमारी ताक में रहता था, क्योंकि कुछ लड़कियां गिरी हुई लकड़ियां इकट्ठी करने की बजाय जंगल की झाड़ियां तोड़कर गट्ठे बना लेती, जबकि यहां दरख्तों को काटकर लकड़ियां इकट्ठी करना मना था। अलबत्ता गिरी हुई टहनियों को इकट्ठा करने पर मुहाफिज कुछ नहीं कहते थे। एक दिन हमारी पड़ोसन लड़की महर ने कुछ लड़कियां चुनकर गट्ठा बनाया और एक जगह रख दिया। उसके दिल में लालच आ गया। असर का वक्त था। वो समझी कि मुहाफिज अब नमाज को चला गया होगा। जंगल का मुहाफिज तो चला गया था, लेकिन उनका अफसर इत्तफाक से गश्त पर निकला हुआ था। जब उसने ऊपर वाली पहाड़ी से लड़की को झाड़ी का सत्यानाश करते देखा, तो जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा और उसने आवाज भी लगाई। आवाज सुनकर महर के हाथ पांव फूल गए। वो लकड़ियों का गट्ठा छोड़कर सरपट भागी और जंगल में एक जानिब से निकल गई।
अब उसको तलाश करना मुश्किल था, लेकिन मैं करीब ही लकड़ियां चुन रही थी। भाग ना सकी क्योंकि मेरे सर पर लकड़ियों का गट्ठा था। मैंने शाखें नहीं तोड़ी थीं, लिहाजा मैं अपनी चुनी हुई लकड़ियों को फेंक कर भागना नहीं चाहती थी, वरना मेरी दिन भर की मेहनत जाए हो जाती। जब मैंने देखा कि अफसर, जिसको मुहाफिज बाबूजी कहते थे, तेजी से मेरी जानिब आ रहा है तो मैं डर गई। सब लड़कियां सरकारी जंगल की हदूद से भागकर घरों की जानिब निकल गई थीं, लेकिन मैं पीछे रह गई थी। मैंने भी भागना बेहतर जाना, मगर मेरा पांव एक पत्थर से टकरा गया और मैं धड़ाम से गिर गई। एक लम्हे के लिए तो मुझे होश ही ना रहा कि क्या हुआ है। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और हवास जाते रहे। अचानक ही महसूस हुआ कि किसी ने मुझे थाम लिया है। मैंने हवास मुजतमा करके देखा तो वो जंगलात का ऑफिसर बाबू था। बाबूजी यहां पर नया नया आया था। वो नौजवान, बहुत खूबरू और पुरकशिश इंसान था। उसको इस कदर खुद से करीब देखकर मेरा दिल हलक में आ गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने नरमी से कहा, डरो मत, तुमको चोट तो नहीं लगी? उसका अंदाज ऐसा था कि मुझे यकीन हुआ अफसर बाबू का मुझको सजा देने का इरादा नहीं है। फिर उसने मेरा नाम पूछा। मैंने झिझकते हुए उसको अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम निम्रा है। तभी मैंने डरते डरते पूछा, क्या मैं लकड़ियां उठा लूं? हाँ, उठा लो। उसने कमाल शफकत का मुजाहिरा किया। तब मैंने जल्दी से लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर रख लिया। मैं चलने लगी तो वो बोला, देखो, आइंदा शाखों से लकड़ियां मत काटना। मैंने नहीं काटी, वो दूसरी लड़की थी। एक कदम ही चली थी कि उसकी नजर मेरे पांव पर पड़ गई। पैर से खून निकल रहा था, लेकिन उस दम मुझको चोट या दर्द का एहसास नहीं था। जब उसने मेरे पांव की तरफ इशारा किया तो खून देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। आंखें फैल गईं और शिद्दत से दर्द का एहसास हुआ। मैं रोने लगी। जरा ठहरो, बाबूजी ने कहा, यहां बैठो। वो सामने जीप में सामान है, अभी पट्टी और दवा लाता हूं। तुम जाना नहीं, मैं जाती हूं, देर हो जाएगी। मैं घर पर पट्टी कर लूंगी। तुम्हारे पट्टी करने से जख्म ठीक ना होगा। उसने इसरार किया और लंबे लंबे डग भरता तेजी से जा रहा था, जैसे उसको डर हो कि मैं पलक झपकते में भाग जाऊंगी। एक लम्हे को मैं उठी, दिल भी किया कि भाग जाऊं, लेकिन फिर मुझे मेहनत से इकट्ठी की हुई लकड़ियों का ख्याल आ गया। उसने वापस आने में 5 मिनट लगाए होंगे। हाथ में दवा का डब्बा थामे तेजी से भागता मुझ तक आ पहुंचा। मेरा नाम समी है, उसने रुई को दवाई में भिगोते हुए बताया। मेरा पांव उसके हाथ में था और मैं मदहोश बैठी थी। उसके उजले उजले हाथ और मेरा मट्टी से अटा हुआ पांव मुझे बुरा लग रहा था। अपने पैर देखकर शर्म आ रही थी। मैं दम साधे बैठी थी। जख्म साफ करके उसने रोल खोला और मेरे पांव पर किसी माहिर डॉक्टर की तरह पट्टी कर दी। मुझको पहली बार मां के मरने के बाद राहत नसीब हुई थी, जो मां के प्यार भरे हाथों के लम्स से महसूस होती थी। मैं उस राहत की सरशारी से मुस्कुरा दी। जब मैं जाने लगी तो उसने कहा, पानी में पाँव ना डालना और जब तक जख्म ठीक ना हो जाए पट्टी करती रहना। वो सामने मेरा घर है, हर रोज शाम को आकर पट्टी करवा जाना। मैंने इस बात में सर हिला दिया और जख्मी पैरों से चलती हुई घर आ गई। मेरी रूह हल्की फुल्की हो चुकी थी और सब दुख दर्द भूलकर आज बात बात पर हंस रही थी। आप समझ सकते हैं कि किसी लड़की की ऐसी कैफियत कब और क्यों होती है। मुझे बाबू पसंद आ गए थे। वो एक हसीन ऑफिसर थे। फिर उन्होंने मुझसे कमाल मेहरबानी का सलूक किया था। क्यों ना खुश होती, क्यों ना मुस्कुराती। दूसरे दिन तक सरूर की कैफियत में डूबी रही। पांव की दुखन में भी एक मजा था। शाम हुई तो दिल बाबू की बंगले की तरफ खींचने लगा। हालांकि खुद को समझाती थी कि उनके बंगले की तरफ नहीं जाना है। हम गरीबों को जख्म तो लगते ही रहते हैं, आप ही ठीक भी हो जाते हैं। हम तो ऐसे जख्मों के आदी होते हैं। असर के वक्त में खुद को ना रोक सकी और दादी से रचना के घर का कहकर निकल पड़ी। जब वहां पहुंची तो बाबूजी मेरे इंतजार में टहल रहे थे। वहां 2 कुर्सियां और उनके दरमियान एक छोटी सी गोल मेज रखी थी, जिस पर दवाइयों का बॉक्स धरा था। मुझको देखकर उनके चेहरे पर खुशी बिखर गई। कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, बैठो, मैं हाथ को धोकर आता हूं और अभी पट्टी कर देता हूं। दरअसल वो मुलाजिम से चाय बनाने को कहने गए थे। दवा लगाकर नई पट्टी कर दी। मैं उठकर जाने लगी तो उसने मुलाजिम को आवाज दी और मुझे कहा, अभी जरा देर बैठो। मुलाजिम चाय की ट्रे लेकर आ गया।
तश्तरी में खाने पीने की कई और भी चीजें थी। मैं चाय नहीं पीती। बैठो, उसने सख्ती से हुक्म दिया। मैं बैठ गई। उसके रोब में आकर जल्दी जल्दी चाय की प्याली हलक में उंडेली और कल आने का वादा करके भाग आई। जिस जगह कांटे चुभे थे वहां दर्द रहता था। सोचा कि एक दफा और दवा लगवा लूं और पट्टी भी करवा लूं। यहां हमारे इलाके में दूर दूर तक कोई डिस्पेंसरी न थी। ऐसा ना हो कि पैर पक जाए। तभी आज भी असर को घर से निकली और बाऊजी के बंगले पर पहुंच गई। वो कल की तरह लॉन में मुंतजिर थे। मुझको देखते ही बोले, जख्म कैसा है? क्या बताती कि पैर का जख्म तो ठीक हो रहा है, लेकिन रूह का जख्म बढ़ता जाता है। मैं एक ऐसे मर्ज के घेरे में आ चुकी थी कि जिसका कोई इलाज ना था। अब मुझे बाबू को देखे बिना चैन ना आता था। जख्म ठीक हो गया। मैं इस तरह लकड़ियां चुनने के बहाने निकलती, फिर सहेलियों के साथ चंद कदम चलकर अपनी राह लेती। दरख्तों के झुंड में खड़ी जीप में बैठ जाती और उसके साथ दूर सैर को निकल जाती। मुझे गाड़ी में बैठकर सैर करना अच्छा लगता था। ये मेरा ख्वाब था, जो फिर एक और ख्वाब में तब्दील हो गया कि मैं हमेशा के लिए बाबू की बन जाऊं। दादी पूछती, देर क्यों कर दी? कहती, पांव दुखता है, चला नहीं जाता। हालांकि जानती थी कि सारिम की मंगेतर हूं और ये मंगनी बचपन की है, लेकिन मैं तो ऊंचे महलों के ख्वाब देखने लगी थी। बंगले को अपना घर समझने लगी थी। उसने अपने प्यार भरे रवैये से मेरा दिल जीता था, लेकिन जुबान से ये नहीं कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। सुख के दिन गुजरते देर नहीं लगती। ऐसे ही मिलते और प्यार की घड़ियां हंस बोलकर गुजार देते। 6 माह में ही हम एक दूसरे के इस कदर करीब आ गए कि जैसे जन्म जन्म के साथी हों। एक रोज मैंने उससे कहा कि अब शादी किए बिना चारा नहीं है। ये किस तरह मुमकिन है? तुम्हारे कबीले वाले तुम्हारा हाथ मुझे नहीं देंगे और तुम्हें लेकर यहां से निकल जाना मुमकिन नहीं। मैं एक जिम्मेदार सरकारी मुलाजिम हूं। तुम्हें आखिर मैं कहां छुपाऊंगा? अब बताओ, हम कैसे शादी कर सकते हैं? तुमने फिर मुझसे प्यार का रिश्ता क्यों बढ़ाया? अब मैं क्या करूं? क्या किसी पहाड़ी से कूदकर जान दे दूं? मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी। मुझे सोचने का मौका तो दो। उसने कहा। जब मैंने 2-3 बार इस बारे में बात की तो उसने भाग दौड़ करके अपना तबादला करवा लिया और मुझको बताए बगैर अपना डाक बंगला छोड़कर चला गया। बता नहीं सकती कि समी के इस चोरी छुपे जाने से मेरी क्या हालत हुई। उसके तबादले की खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। कई दिन छुप छुप कर रोती रही थी। मेरी उदासी को दादी ने भी महसूस कर लिया। उन्हीं दिनों वो बीमार पड़ गईं। ईद आने वाली थी। चचा और सारिम इकट्ठे घर आ गए तो दादी ने वावेला मचा दिया कि मेरे होते इसकी शादी कर दो। अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी। दादी ने इतना दबाव डाला कि बिलाखिर ईद के बाद मेरी शादी सारिम से कर दी। वही सारिम जो मुझे बुरा लगता था, जिसकी सूरत देखना पसंद नहीं करती थी, मगर मुझ मरती सिसकती को आखिर गले लगाया भी तो उसने। बाबू एक गैर आदमी था, जिसके ओहदे और उम्दा लिबास से मरऊब होकर मैंने अपना दिल उसके सुपुर्द कर दिया। लेकिन वो मुझे बीच मंझधार में छोड़कर चला गया। एक लम्हे के लिए भी ना सोचा कि मेरा क्या बनेगा। ये तो कुदरत मुझ पर मेहरबान थी कि रुसवा होने से पहले मेरी शादी हो गई, वरना सारे लोग मिलकर मुझे जिंदा गाड़ देते। मैंने नादानी में उससे सच्ची मोहब्बत की, लेकिन वो सिर्फ दिल लगी करके वहां से चला गया। अगर सारिम मुझसे शादी ना करता तो मैं रुसवा हो जाती, क्योंकि एक दिन मौसम काफी खराब हुआ और मैं बाबूजी के साथ उसके बंगले पर उसके कमरे में थी। न जाने कैसे हम एक दूसरे के इतने करीब कैसे आए कि तमाम हदें पार कर बैठे। और जब सारिम से शादी हुई उस वक्त मैं हामला थी। 7 महीने बाद अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल समी जैसी थी। आज बेटे को देखकर उसकी याद तो आती है, लेकिन घिन भी आती है कि उसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। ये तो बस सारिम से जल्द शादी हो गई, जिससे इज्जत बच गई, वरना हमारे यहाँ तो ऐसी लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। सच है, अपने चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हों, मुश्किल में वही पनाह देते हैं। लेकिन खुदारा लड़कियों, किसी अजनबी की बातों में आकर ऐसी गलती ना करना। किस्मत सभी पर मेहरबान नहीं होती। मैं तो बच गई, लेकिन इस डर के साथ जी रही हूं, अगर किसी को पता चल गया तो ना जाने क्या कयामत होगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।